हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने के इस नई श्रृंखला में। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और हम लोग सीख रहे हैं गणित विषय जो वर्ग 9 का है अर्थात क्लास 9th का है। उसका अध्याय संख्या 1 हम लोग कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं इसका भाग संख्या 6 सीखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 5 तक कर चुके हैं। अगर आप पीछे वाला भाग नहीं देखे हैं तो पीछे वाला भाग जरूर देखिए, फिर भाग संख्या 6 को देखिए। तो चलिए जानते हैं बिना किसी देर किए हुए। आप भी मेरे साथ कलम और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। तो हमने पिछले भाग में क्या सीखा था इस पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो पिछले भाग में हमने देखा था वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है कि जो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या आता है और अपरिमेय संख्या आता है तो उनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, शांत अशांत। उसमें भी हमने देखा था आवर्षणीय और अनावर्षणीय। ठीक है, उसके बाद हमने किया था उदाहरण संख्या 5 और 6। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस भाग में हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज के भाग में हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे उदाहरण संख्या 7 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम उदाहरण संख्या 7 से शुरू करते हैं। जो बोल रहा है दिखाइए कि 0.3333 डॉट 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 ऐसे आगे जा रहा है। अर्थात जब एक ही संख्या बार बार रिपीट करता है दशमलव के बाद तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3333 बार बार रिपीट कर रहा है, मैंने 3 डॉट से हम दर्शा दिए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर ऐसे एक लाइन दे देंगे, रेकरिंग दे देंगे। तो इसका मतलब यही हुआ। तो इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। अर्थात परिमेय संख्या तो ये है, हमें पता है। तो अब हमें P/Q के रूप में लिखना है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है और Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। अगर हम इसके रूप में लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं कैसे इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मात्र एक ही ऐसा डिजिट है 3 जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, मात्र एक 3 ऐसा डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने वाले कितने अंक हैं, केवल 1 अंक है। तो जब रिपीट होने वाले 1 अंक हो तो दोनों तरफ कितना से गुना करना है, 10 से। अगर 2 अंक रिपीट हो रहा है तो कितना से गुना करना है, 100 से। 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो कितना से गुना करना है, 1000 से। अब सवाल उठता है किस में गुना करना है। ठीक है, तो चलिए आगे के स्लाइड में देखते हैं। क्योंकि हम यह नहीं जानते हैं कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग है क्या है, अर्थात आइए इसे हम एक टर्म मान लेते हैं जो है x है। हमें नहीं पता है इसका P/Q फॉर्म क्या होगा, तो हमने मान लिया कि जिसका जो P/Q फॉर्म होगा वो x है। ठीक है, अब यही वह स्थिति है जहां हमें कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी, अर्थात कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो अभी हमने बताया कि अगर एक डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, एक अंक बार बार आ रहा है तो 10 से गुना करते हैं। तो हम जानते हैं किसी भी समीकरण में दोनों तरफ समान संख्याओं से गुना, भागा या जोड़ घटाव कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखो x में हमने क्या किया, 10 से गुना कर दिया तो कितना बन गया, 10x। और 0.33 में फिर हमने 10 से गुना कर दिया 0.33 में। तो जब 10 से गुना करेंगे तो 1 दशमलव आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 3 दशमलव, फिर 3 3 3 3 ऐसे आते जाएगा, फिर ऐसा ही रहेगा। ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान से देखो बाबू, ये जो 10x है ना अर्थात 10x, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। अब ये जो 3.3333 आपको दिख रहा है इसको हम 2 भाग में लिखने वाले हैं। एक जो पूरी वाली संख्या है उसको एक साथ और जो बाकी के जो संख्या है इसको एक साथ। तो अभी हमने x बराबर क्या माना था, 0.3333 डॉट डॉट। अब देखो ये जो ऊपर वाला ये जो संख्या है यहाँ पर ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो संख्या है इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में लिख सकते हैं। 3.33 डॉट 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 को हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं, 3 जोड़ 0 फिर 3 3 3 3 ऐसे डॉट डॉट करके। तो देखो ये 3 हमारा अलग हो गया और ये जो बच गया अलग हो गया, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। तो देखो यहाँ से ये 3 आ गया और ये जो 0.3333 है इसको हमने x माना है, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, x रख दिया। तो देखो 3.33 रेकरिंग जा रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे 3.3 के ऊपर रेकरिंग बराबर हम लिख सकते हैं 3 जोड़ x, क्योंकि चूंकि x बराबर 0.3 के ऊपर रेकरिंग है।
तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 10x का 10x, इस लाइन से इस लाइन लिखा जा रहा है। उसके बाद देखो ये गुना करने पर ये वाला पार्ट आया था ना 10 से, तो ये 3 को हम एक साथ लिख लिए, और जो ये बाकी का जो 0.3 के ऊपर एक रिंग था इसको हमने x माना था यहाँ पर, तो ये हमने x लिख दिया। ठीक है, अब देखो 10x बराबर हो गया 3 जोड़ x। अब 10x में से एक x घटाएंगे तो कितना आएगा 9x। 9x बराबर कितना हो जाएगा 3, और x बराबर कितना हो जाएगा 9 गुना में है इधर, तो दाहिने साइड जाएगा तो भागा में होगा, तो 3/9 अर्थात 1/3। तो जो हमारा x का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 1/3, अर्थात x इसी को मान के चले थे तो इसका जो वैल्यू है 1/3 आएगा। अब आप इसको उल्टा भी चेक कर सकते हैं, आप भागा लगाइए, 1 में 3 से भागा लगाइएगा तो ये 0 यहाँ 0 आ जाएगा, 3 9 1 0 फिर 3 फिर ये हो जाएगा 9 फिर आ जाएगा 1 0, ऐसे ही बढ़ते जाएगा 3 3 3 मैंने डॉट 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 अनंत तक ही जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा x है वो कितना है 1/3 है। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो सेम उसी तरह है, कोई एक्स्ट्रा बदलाव नहीं है। दिखाइए कि 1.272727 अर्थात 1.27 के ऊपर एक रिंग है। इसका मतलब जो इसमें ये जो संख्या है इसमें 2 डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हैं, अर्थात 2 और 7 बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है p/q के रूप में लिखना है। ठीक है, जहाँ p क्या है पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो इसमें देखो इसके पहले वाले सवाल में जो 0.3 के ऊपर एक रिंग था उसमें मात्र एक ही डिजिट रिपीट कर रहा था 3, इसमें 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं 2 और 7। तो जब 2 डिजिट रिपीट करते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं पता है किसके बराबर है तो हम इसको x मान लेंगे। ठीक है, और दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। जब 2 डिजिट रिपीट करेगा तो कितना से गुना करेंगे 100 से गुना करे पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि अब नहीं पता है p/q के रूप में कितना होगा, तो हमने x मान लिया, x बराबर 1.272727 ऐसे आगे तक जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति है इसीलिए हम x को 100 से गुना करते हैं। ऐसा करने पर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा बाबू, तो x में 100 से गुना किए तो 100x, और इधर भी 100 से गुना करेंगे तो 2 दशमलव आगे की तरफ शिफ्ट होगा। तो अभी 0.1 के बगल में है तो ये 2 को आगे चल जाएगा दशमलव, तो 127.27 फिर आते जाएगा। अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 127 को हम ऐसे लिख सकते हैं 127.272727 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 126 प्लस 1.27272727। अब हम इसको 2 पार्ट में काहे ब्रेक किए भैया, तो इसको 2 पार्ट में इसलिए ब्रेक किए क्योंकि हम इसको x के टर्म में लिख पाए। ठीक है, तो देखो 127.2727 था तो 126 अलग कर लिए और 1.272727 इसको एक साथ कर लिए। अब हमें 126 के 126 लिख दिए, इतना का वैल्यू हमें पता है कि हम x मानकर चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया 100x घटाओ x, तो इसको जब हम आगे हल करेंगे तो 100x में से x चला जाएगा तो कितना बचेगा 99x बराबर कितना 126, तो x बराबर हो जाएगा 126/99। अब जरा ध्यान दीजिए, जब इसको हम काटेंगे 9 बार में तो कितना आ जाएगा, 14 का पारा जब 9 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है 126, 14 9 126 और 11 9 99, अर्थात 14/11 जो होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप इसके इस विलोम की जांच कर सकते हैं, अर्थात 14/11 को मैंने भागा लगाइए ऐसे, तो जो आंसर आएगा इतना ही आएगा, 1.272727 ऐसे आते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए सेम प्रोसीजर है, इसमें बोल रहा है दिखाइए कि 0.23535353 0.235353 ऐसे रिपीट कर रहा है। ठीक है, 0.235353 अर्थात इसमें जो ये 3 5 है ये बार बार रिपीट कर रहा है, ये 2 एक बार ही आया है बस, तो ये 3 5 बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.2 और 3 5 के ऊपर रेकरिंग। ठीक है, अब देखो तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है कि इसमें p/q के रूप में।
p बटा क्यू के रूप में, जहां p क्या है, पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, और जो q है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको हमें इसमें बदलना है। तो हमें नहीं पता है तो हमने क्या किया, इसको हमने x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। मान लीजिए कि x बराबर जितना दिया उतना हमने मान लिख लिया 0.235। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ यह देखिए कि 2 की पुनरावृत्ति नहीं होती। यहाँ ये जो 2 है ना, ये एक ही बार आया है, उसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। इसका मतलब 2 की पुनरावृत्ति बार बार नहीं आ रहा है, परंतु खंड 3, 5 की पुनरावृत्ति होती है। क्योंकि 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम x को कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। आपको पहले ही बताया है, जब 1 अंक की पुनरावृत्ति हो तो 10 से करेंगे, 2 अंक की हो तो 100 से, और 3 अंक की हो तब 1000 से। ऐसा करने पर हमें प्राप्त होगा, जब x में 100 से गुना करेंगे तो 100x, और 0.23535 इसमें जब गुना करेंगे तो 2 दशमलव आगे शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 23.535 ऐसे हो जाएगा हमारा। तो अब हम 100x को 100x लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, 23.5 है ना, 535353, तो हम इसको क्या करते हैं 23.3 एक तरफ कर लेते हैं। अब बाकी के जो बार बार रिपीट हो रहे थे इसको हमने एक तरफ लिख लिया, और इसमें से ये जो ऊपर वाला था इसमें से इसको घटा लिए, जितना आया यहाँ इतना लिख दिए, फिर जोड़ेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो मतलब समीकरण बराबर है। तो 23.3 और जोड़ 0.23535 ऐसे करते जाएंगे। तो देखो ये 23.3 आ गया, इसको हमने x माना था तो यहाँ x लिख दिया। तो अब देखो ये 100x में से ex घटेगा तो कितना आ जाएगा, 99x बराबर 23.3। ठीक है, और 23.3 का क्या मतलब होता है कि 233/10। ये जब दशमलव हटेगा तो बाटा में 10 आ जाएगा, अर्थात दशमलव के बाद कितना संख्या है, एक संख्या है। तो जब बाटा लगाएंगे तो एक के बाद एक ही जीरो लगेगा बस। तो 99x बराबर हो जाएगा 233/10, और जब x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 233/990। तो आप इसके विलोम अर्थात 233/990 सब जब आप इसको हल करेंगे, भागा लगाएंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो आप भाग लगाकर चेक कर सकते हैं। अब हम समझते हैं, अतः अनावसनीय आवर्ती दशमलव प्रसार वाली प्रत्येक संख्या को हम किस में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां जो हमारा q है 0 के बराबर नहीं है, जहां p और q पूर्णांक हैं। आइए हम अपने परिणामों को संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो अब थोड़ा हम परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। स्टेटमेंट है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनावसनीय आवर्ती होता है। अभी जो हमने किया था वो सब किसका पार्ट था, अनावसनीय आवर्ती, मतलब बार बार रिपीट होगा एक ही प्रकार की संख्या। ठीक है, एक ही प्रकार के अंक बार बार रिपीट होंगे। तो या तो शांत होगा या तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। अगर शेषफल 0 नहीं हो रहा है तो बार बार एक ही तरह की संख्या रिपीट करेंगे तो उसे अनावसनीय आवर्ती बोलेंगे। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनावसनीय आवर्ती है एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन था। अब देखो, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावसनीय अनावर्ती होता है, अर्थात वो बार बार रिपीट नहीं करता, उसमें तरह तरह के अंक आते जाएंगे, एक सिमिलर पैटर्न में अंक नहीं दिखेंगे आपको। उल्टा भी इसका सही है, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनावसनीय अनावर्ती होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। अगर आपसे कोई बोले कि अगर कोई संख्या अपरिमेय है तो आप एक लाइन में जवाब आगे दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम उसका दशमलव प्रसार करेंगे तो अनावसनीय अनावर्ती होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अनावसनीय अनावर्ती है तो वह जो संख्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, अर्थात एक स्टेटमेंट है और उसका एक कन्वर्स है, अर्थात विलोम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं √2 के ऊपर। √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, अर्थात इसमें जो ए है बार बार रिपीट नहीं होते हैं, एक ही प्रकार के, इसमें हम रेकरिंग नहीं डाल सकते हैं, नॉन रेकरिंग होते हैं। तो एक देखो ये √2 का इतना ज्यादा वैल्यू लिखा हुआ है आगे तक, और ये भी ये आगे तक जाएंगे। ये पाई का वैल्यू लिखा हुआ है 3.1419226535892362643383273829795 तक, इतना ज्यादा वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन के लिए 3.14 यूज कर लेते हैं, लेकिन ये माने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई का, ये लगभग वैल्यू है। ठीक है,
तो ध्यान दीजिए, हम प्रायः 22/7 को पाई का सन्निकट मानते हैं, जबकि पाई बराबर नहीं होता है 22/7। एग्जैक्ट वैल्यू पाई का नहीं होता है 22/7, लगभग वाला वैल्यू होता है, सन्निकट वाला वैल्यू होता है। ठीक है, तो अब हम आइए थोड़ा सा इतिहास के बारे में जाने, पाई का क्या इतिहास रहा है। तो यूनान के एक प्रबुद्ध व्यक्ति जिनका नाम था आर्किमिडीज ही वह पहला व्यक्ति था जिसने पाई के दशमलव प्रसार में अंकों को अभिकलित किया था। ठीक है, जो पाई था उसको अंक में अभिकलन किए थे इसका, और उन्होंने बताया था जो पाई का वैल्यू होता है वह 3.140845 से बड़ा होता है और 3.142857 से छोटा होता है, अर्थात इन दोनों वैल्यू के बीच में पाई का मान होता है। ठीक है, और हमारे जो भारतीय गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट, जिनका समय काल था 476 से 550 ईस्वी तक, तो वो तो गणितज्ञ थे ही, साथ साथ वो खगोलविद भी थे। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे लगता है इस सब का भी व्याख्या किए हैं उन्होंने। तो ये जो आर्यभट्ट जी थे, इन्होंने 4 दशमलव स्थानों तक शुद्ध पाई का मान कैलकुलेट किया था, ज्ञात किया था कि जो पाई का मान होता है दशमलव के बाद 4 अंकों तक इन्होंने कैलकुलेट किया था, 3.1416। अभी के समय में अगर हम बात करें, मैंने उच्च चाल कंप्यूटरों, मैंने सुपर फास्ट जो कंप्यूटर होता है और उन्नत कलन विधियों अर्थात एल्गोरिदम का प्रयोग करके 1.24 ट्रिलियन से अधिक दशमलव स्थानों तक पाई का मान अभिकलित किया जा चुका है। और इसमें बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं जो इसका मान निकाल रहे हैं, मान निकालते निकालते थक जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर भी थक जाता है। तो 1.24 ट्रिलियन से भी अधिक दशमलव का मान निकाला जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो उदाहरण संख्या 10 है जो बोल रहा है कि 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि 1/7 को हम ऐसे लिखते हैं रेकरिंग फॉर्म में 0.142857। नहीं आता है तो ऐसे भागा लगाइए, जितना आएगा ये इतना ही आएगा। ये यहाँ 0 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 10, 1 0 और आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। 1 लगाएंगे यहाँ 7, तो 10 में 7 गया 3। ऐसे आगे का हल करते जाएंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखो 2/7 कर रहा है ना, तो सिंपल इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। अब देखो 2 7 14, 5 दूना 10, 1 11, 8 दूना 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, और 4 दूनी 8, और 2 1 हम 2, और 2 में 0 से गुना करेंगे 0। इसके ऊपर भी रेकरिंग है, इसके ऊपर भी रेकरिंग लगा देंगे। ठीक है, तो हम सरलता से परिकलित कर सकते हैं। 2/7 भी प्राप्त हो गया, 1/7 भी हमें प्राप्त हो गया। अब इसके बीच का एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ जो है 0.14 है ना, और यहाँ पे 0.28 है, तो 1 4 के आगे आता है क्या, 1 5। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0.150, उसके बाद 1 5 00, 1 5 000, 1 5 4 टाइम्स 0, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो ये हमारा ये क्या मिल गया, अपरिमेय संख्या मिल गया। तो अगले भाग में जो हम लोग सीखने वाले हैं, इन्हीं सब उदाहरण पर आधारित हमारा एक प्रश्नावली 1.3 है, उसको हम लोग करेंगे। आप अपने से ट्राई कीजिए, हमें आशा है कि आप अपने से भी कर सकते हैं। इसमें का जितना प्रश्न दिया हुआ है कठिन नहीं है। तो आपसे फिर अगले वाले भाग में हम मिलेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।